संविधान। अक्सर ये शब्द सुनते ही दिमाग में ढेरों पन्नों और जटिल कानूनी भाषाओं की एक तस्वीर उभरती है, राइट? लेकिन असल में ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि हमारे देश की नींव है। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय संविधान के उन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिकोड करने वाले हैं, जो न सिर्फ परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, बल्कि देश की बुनियादी समझ के लिए भी बेहद काम के हैं। तो चलिए, बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम इस पूरे विषय को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद संघ और न्यायपालिका का ढांचा, फिर देश के आपातकालीन प्रावधान, कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं और हाँ, अंत में इन अनुच्छेदों को आसानी से याद रखने का एक बेहद दिलचस्प गणितीय तरीका भी देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतने विशाल और भारी भरकम कानूनी दस्तावेज को आसानी से कैसे समझा जाए। इतने सारे अनुच्छेदों को दिमाग में एक नक्शे की तरह कैसे फिट किया जाए। आज हम इसी गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये किसी भी इंसान की बुनियादी आज़ादी की पहचान है। ये अनुच्छेद सिर्फ कागजी नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी बुनियादी आज़ादी की मजबूत ढाल हैं। जैसे अनुच्छेद 14 को ही लीजिए, ये सीधे तौर पर समानता की गारंटी देता है, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। फिर आता है अनुच्छेद 17, जिसने समाज से छुआछूत जैसी कुप्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया। और अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, तो ये बहुत ही खास है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये इंसान के वजूद का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21A, जो देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार पक्का करता है। समानता और जीवन के अधिकार तो मिल गए, लेकिन एक जीवंत लोकतंत्र की असली सांस क्या है, वो है अनुच्छेद 19। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये पूरी 6 बुनियादी आज़ादियां देता है। अपनी बात बेबाकी से रखना, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना या पूरे देश में कहीं भी बेरोक टोक आना जाना, ये सब हमें इसी अनुच्छेद से मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारे अधिकार छीन लिए जाएं और इन्हें वापस पाने का कोई रास्ता ही न हो, तो इन बातों का क्या फायदा। यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की। इसे यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो ये अनुच्छेद हमारे लिए एक असली रक्षा कवच बन जाता है। चलिए, अधिकारों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राज्य की जिम्मेदारियों की। हमारा दूसरा हिस्सा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 में आते हैं। जब भी सरकार कोई नीति या कानून बनाती है, तो उसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ताकि शासन जमीनी स्तर तक पहुंचे। वहीं अनुच्छेद 44 पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 भी बहुत दिलचस्प है। ये सरकार के कामकाज और न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखता है, ताकि इंसाफ में कोई दखलंदाजी ना हो। और अनुच्छेद 51 ये सुनिश्चित करता है कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, संघ, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आसान भाषा में कहें तो ये वो असली इंजन रूम है, जो पूरे देश के सिस्टम को चलाता है। अगर हम केंद्र सरकार के कामकाज को देखें, तो अनुच्छेद 52 तय करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अगर कभी राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, तो उसकी महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में समझाई गई है। वही अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी की भी सजा माफ करने की असाधारण ताकत देता है। कानूनी मामलों में सरकार की मदद के लिए अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल होते हैं। पैसों से जुड़े मामलों के लिए अनुच्छेद 110 है, जो धन विधेयक की परिभाषा तय करता है। और एक बहुत ही खास पावर है अनुच्छेद 123 में, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति इसके जरिए सीधे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस मशीनरी का दूसरा सबसे मजबूत पिलर है हमारी न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अनुच्छेद 143 एक बहुत ही यूनिक पावर है। इसके जरिए राष्ट्रपति किसी भी जटिल कानूनी मुद्दे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और राज्यों की बात करें तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स को हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की जबरदस्त शक्ति देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, देश के आपातकालीन प्रावधान। इन्हें किसी भी बड़े संकट के समय देश का सेफ्टी वाल्व माना जा सकता है।
ये आपातकाल यानी इमरजेंसी मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। अनुच्छेद 352 तब लागू होता है जब युद्ध या बाहरी हमले के कारण देश की सुरक्षा खतरे में हो। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। और तीसरा है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही गहरे संकट में घिर जाए। आपातकालीन शक्तियों के बाद लोकतंत्र को सही से चलाने के लिए कुछ और भी मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। तो हमारा 5वां हिस्सा है अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं। देश के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं बहुत जरूरी हैं। जैसे अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग बनता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों का सही बंटवारा करता है। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत रखने वाली आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 की देन है। देश में बिना किसी पक्षपात के चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो अनुच्छेद 324 के तहत काम करता है। और एक चीज जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, समय के साथ संविधान में बदलाव करने की संसद की जो ताकत है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको इंतजार था, छठा भाग, अनुच्छेदों को याद रखने का तरीका। क्या इतने सारे नंबर्स देखकर घबराहट होती है? चलिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक डिकोड करते हैं। एक नंबर पर गौर करते हैं, 89। ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है, ये असल में संविधान के पन्नों में छिपा एक मैजिकल मैथमेटिकल पैटर्न है। केंद्र और राज्य के अनुच्छेदों के बीच इससे एक बहुत ही सीधा कनेक्शन जोड़ता है। और दूसरा जादुई नंबर है 90। दिलचस्प बात यह है कि अगर केंद्र सरकार से जुड़े कुछ खास अनुच्छेदों में सिर्फ 89 या 90 जोड़ दिया जाए तो हमें बिल्कुल वही काम करने वाले राज्य सरकार के अनुच्छेद मिल जाते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, राइट? अब इस 123 में बस 90 जोड़ दीजिए, जवाब आता है 213। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुच्छेद 213 राज्यों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बिल्कुल सेम काम, बस एक सिंपल मैथ्स के फॉर्मूले से याद हो गया। इस पैटर्न को पकड़ लिया तो रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। तो आज के इस विश्लेषण में हमने संविधान के सबसे अहम हिस्सों को गहराई से समझा, लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारा संविधान एक तरफ हमें आज़ादी और मौलिक अधिकार देता है और दूसरी तरफ आपातकाल में उन्हें सस्पेंड करने की ताकत भी रखता है। तो असलियत में इनमें से कौन सा अनुच्छेद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे दस्तावेज के असली बैलेंस को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।